हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनसीफेप के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं। और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स है और वे ग्लोबल पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर वो किसी और सेमेस्टर में हो। बट उनके पास में अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की, जो आप सभी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। और एज यू नो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमने आप सभी के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए आती है, जिसमें सबसे पहले टॉप पर आप सभी को अपना इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर मिलते के साथ ही आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। इसके अलावा आपको कितने क्वेश्चन करने हैं ये पेपर में, ये आपके यहाँ पर डायरेक्टली लिखा आता है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में सभी क्वेश्चन के मार्क्स हैं जो इक्वल है, जैसे 75 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन करने हैं तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आप कुल मिला के देखेंगे लगभग लगभग 17 से 18 नंबर तक का ही आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पेपर जो है आप दोनों में से किसी भी भाषा में कर सकते हो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यहाँ पर। इसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यही इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए हिंदी में लिखी है जो ऊपर इंग्लिश में लिखी थी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको यही डिफाइन करना है वैश्वीकरण क्या है, और इसके बाद में आपको ये डिफाइन करना है वैश्वीकरण के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों का विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ रही है। विश्व का एकीकरण होता जा रहा है, विश्व के ज़्यादातर देश आपस में क्या है, सहयोग के लिए इमर्ज होते जा रहे हैं। तो अगर सामान्य शब्दों में कहें, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब का स्वतंत्र आदान प्रदान या प्रवाह, मुक्त प्रवाह, ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के आपको प्रोस्पेक्टिव बताने, डिस्कस करना है अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी क्या इसका एक हर एक कंट्रीज को इसका क्या लाभ मिलता है और क्यों हर एक देश इसको अपनाना चाह रहा है, आपको ये यहाँ पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। राजनीतिक संप्रभुता को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया, हमने क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा है वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की संकल्पना का पतन हुआ है, यानी आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य जो है वो धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, कैसे होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो आपको इसको डिफाइन करना है। इसमें हम कई चीज़ों को डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे राज्य में नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप का है। पहले नागरिकता के लिए हमें राज्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु आज किसी देश में आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो आप कर सकते हो। संचार यानी सूचना और संचार के लिए हमें पहले किसके ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज के ज़माने में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो आपको सूचना प्रदान करती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे रोजगार के क्षेत्रों में, तो रोजगार का क्षेत्र जो है सरकार के हाथों से धीरे धीरे निकल के प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जाता जा रहा है। सरकार केवल संविधान, संसद और देश की शासन व्यवस्था केवल इन तक की सीमित होती जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय निगम या फिर पार राष्ट्रीय निगम भी बोल सकते हैं, पार राष्ट्रीय निगम भी कह सकते हैं। और विकासशील देशों में इसकी अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, आपको ये डिफाइन करना है। तो ये विकासशील देशों में इसकी कई अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे विकासशील देशों के अंदर हम देखते हैं ऐसे देश जिनका अंडर डेवलपमेंट है, जो अभी केवल अपना विकास कर ही रहे हैं, ऐसे देशों की हम बात करते हैं जिन्होंने अपना विकास किया नहीं बल्कि प्रोसेस में है। तो ऐसी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां होती है और वो उन देशों में जाकर अपना विकास करती है। ध्यान से सुनना है आप सभी को कि ऐसी कंपनियां जो आपके देश की नहीं है लेकिन अपने बिजनेस को आपके देश में रन करती है,
तो ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां और परराष्ट्रीय निगम होते हैं। ज़्यादातर जनरली हम देखते हैं कि ऐसी कंपनियों का जो मुख्यालय किसी एक देश में होता है और ये दूसरे अन्य देशों में ब्रांचेस के थ्रू क्या करती है, अपने व्यापार को कर रही होती है। और ऐसा ये इसलिए करती है ताकि ये अधिक से अधिक लाभ को कमा सके। तो विकासशील देशों में इसका क्या लाभ मिला है, तो विकासशील देशों में बहुत सारे लाभ मिले। विकासशील देशों में एफडीआई में वृद्धि हुई है, विकासशील देशों में नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, विकासशील देशों के अंदर लोगों को रोजगार के नए साधन मिलने शुरू हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप चाहो तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन से आप क्या बोल समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण या फिर विश्व की जो कुछ नीतियां हैं उन सबका ज़्यादातर जनता विरोध कर रही है। तो ये एक वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलन का एक मुख्य रीज़न हो सकता है। और हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि बहुत सारे देशों की जो संस्कृति है वो एक दूसरे से टकरा रही है, संस्कृतियाँ आपस में मर्ज हो रही है, मिलती जा रही हैं, जिस कारण से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के खिलाफ हम देख रहे हैं क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने समकालीन वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित किया, यानी आज के ज़माने में इन्होंने वैश्विक राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये आपको डिफाइन करना है। इसके अंदर वैश्विक राजनीति को कैसे इन्होंने प्रभावित किया, विश्व की जो राजनीति है उसको इन्होंने किस प्रकार से प्रभावित किया है, आपको यहाँ पर जनरली ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सामान्य विरासत के विशेष संदर्भ में वैश्विक राजनीति की प्रमुख परिस्थितियों को बताइए। यानी विश्व में आज कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ये सारे मुद्दे आप सभी को, मानवाधिकार हो गए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेसिज्म है इसको आपको डिफाइन करना है। तो ये सब चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। ये जो है अगला है परमाणु अप्रसार क्या है। तो आप सभी को पता है 1967 में NPT को लागू किया गया था। इसे हम पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि है। इसके तहत ये कहा गया था कि 5 ऐसे देश जिनके पास पहले परमाणु था वो अपनी परमाणु के हथियार का जो फॉर्मूला है जो भी है उसको साझा नहीं करेंगे तथा विश्व में भविष्य में परमाणु का परीक्षण करने का अधिकार केवल इन देशों को ही होगा। और ये केवल और केवल परमाणु का इस्तेमाल भी देशों की सुरक्षा और देशों की तरक्की के लिए ही केवल करेंगे। इसे कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण के लिए नहीं किया जाएगा। तो इसके मेनली यही क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना है इसके अंदर। और अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया का आलोक शक्ति संसाधन तथा अभिशासन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से शक्ति, संसाधन और जो सरकारी तंत्र है ये इसकी भूमिकाएं क्या होती जा रही हैं। जैसे शक्ति है, आज के ज़माने में व्यापार बढ़ रहा है तो संसाधनों की, अब अगर हमारे देश में किसी चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं है तो वैश्वीकरण के बढ़ने से दूसरे देशों से भी हमें वो संसाधन प्राप्त होते जा रहे हैं। तो आप इनको इसके रूप में देख सकते हो। अब आपको टिप्पणी करनी है, जैसे गैर सरकारी राज्य भी करता है, यानी गैर राज्य भी करता का मतलब है यहाँ पर MNCs या फिर TNCs इन सब को आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर वैश्वीकरण है, क्या है यहाँ पर वैश्वीकरण, इसको संदर्भ में रखते हुए हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, इसको भी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मानव सुरक्षा क्या है और वर्ल्ड बैंक पे भी वीडियो बना रखी है जिस पर लाख से ज़्यादा व्यूज़ है हमारे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मानव सुरक्षा जो है ये भी अपलोडेड कर रखा है हमने वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।